सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं JIGL का थर्ड क्लास ऑफ रिवीजन। आज सबसे पहला चैप्टर होगा आर्बिट्रेशन कॉन्साइलेशन एक्ट 1996। ठीक है, 10 मार्क का चैप्टर है, 10 मार्क आ ही जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग टेंशन ना ले, आप आराम से पढ़ सकते हो। अच्छा, जब आप पढ़ने जाओगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दिसंबर 2021 एंड जून 2022 के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये नोट्स आपके दिसंबर 2022 के लिए भी एप्लीकेबल है, कोई चेंजेस नहीं है, तो आप लोग टेंशन ना ले। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस चैप्टर को एक ओवरव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक वीडियो जो है ना, एक वीडियो का लिंक मैंने पंच अप कर रखा है इसी वीडियो के साथ। वो वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सिर्फ एक ही क्लास है, उसको एक बार देख लेना है आपको। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपने अगर एक बार वो क्लास देख लिया ना, तो एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप आराम से आंसर दे पाओगे। एक ही क्लास है, लगभग आधा घंटा का भी क्लास नहीं है, आप आराम से एक बार वो क्लास ज़रूर देखना है आपको। ठीक है, प्रॉमिस करो देख लोगे। हाँ, वो आर्बिट्रेशन कॉन्साइलेशन का पहला क्लास है, तो वो एक बार अगर आप लोगों ने देख लिया ना, फिर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। यहाँ पे हम लोग वहाँ पे उस क्लास में मैंने पूरा समझाया कि आर्बिट्रेशन कॉन्साइलिएशन का पूरा घटना क्या है, इसका पूरा स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया, तो वो क्लास ज़रूर देख लेना, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो बच्चा पार्टी फटाफट जाओ, वो वीडियो देख लो, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करो। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि यार आपने वो वीडियो देख लिया है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्बिट्रेशन से। बताओ आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है। ये नोट्स क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, सो दैट आप एग्जामिनेशन में डाउट ना रह जाए एंड आप बेटर तरीके से दे पाओ। अच्छा, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या? आर्बिट्रेशन का मतलब सिंपल चीज़ होता है। आर्बिट्रेशन का मतलब बहुत सिंपल है, मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है कि कोई भी आर्बिट्रेशन हो रहा हो, वेदर और नॉट, अगर वो आर्बिट्रेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा हो रहा हो या फिर नहीं हो रहा हो, तब भी इसको आर्बिट्रेशन कहलाएंगे। आर्बिट्रेशन एज टू मीन एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय ए परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन द्वारा भी अगर वो लोग नहीं हो रहा है आर्बिट्रेशन, तब भी उसको हम लोग आर्बिट्रेशन कंसिडर करेंगे। मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यहाँ पर ये बता रहे कि भैया अगर आर्बिट्रेशन हो रहा है आउटसाइड द स्कोप ऑफ परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, तब भी वो भी आर्बिट्रेशन ही कहलाएगा। डिफाइन द टर्म आर्बिट्रेटर। वैसे तो देखा जाए आर्बिट्रेटर का जो टर्म है वो हमारे आर्बिट्रेशन कॉन्साइलेशन एक्ट में नहीं दिया गया है, लेकिन आर्बिट्रेटर क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू डिटरमाइन डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन दो या फिर उससे ज़्यादा पार्टीज के बीच में बाय देयर म्यूचुअल कंसेंट। पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट होना होगा कि हाँ जी ये हमारा आर्बिट्रेटर है। ही इज़ एन एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रिब्यूनल हुज डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन दी पार्टीज। उसका जो भी डिसीजन रहेगा वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग रहेगा। तो जब तक कि ना आपके दिल और दिमाग से किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा ना कर लो, तब तक आर्बिट्रेशन तो हो ही नहीं सकता, राइट। दोनों पार्टी एक इंडिविजुअल को चूज़ करेगा जो बहुत ही भरोसे लायक होगा, है ना। अच्छा, वैसे तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है, 3 जन होता है, उसका पूरा कंसेप्ट आपको पता ही है। हम लोग सीधा अवार्ड में जाएंगे। व्हाट इज आर्बिट्रल अवार्ड? एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है। व्हाट आर इट्स फीचर्स? बोला जाए तो इंक्लूड्स एन इंटरियम अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड जो है इसमें इंटरियम अवार्ड भी आ जाता है। ठीक है, मतलब पूरा जो केस है, घटना है, उसको सुनाने से, एंड होने से पहले एक अवार्ड देना, मिडिल में कुछ डिसीजन सुनाना। ठीक है, इट इज़ गिवन बाय द आर्बिट्रेटर ऑन द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 पार्टीज। मतलब जैसे 2 पार्टीज का सेटलमेंट हो जाए डिस्प्यूट का, तब आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है। Features of an arbitral award are as follows. It should be in writing, required to be made on a stamp paper, and oral decision is not an award. ये इस बात का ध्यान रखना है आपको। Award is to be signed by the members of the arbitral tribunal. ठीक है, जो भी members है ट्रिब्यूनल के, उनसे साइन करवा लेना है। The award should contain reasons. However, there are 2 exceptions where an award without reason is valid. 2 exceptions है जब award without reason valid है। बहुत beautiful exceptions है। बोले कि व्हेन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर रहा है कि दैट नो रीजन आर टू बी गिवन। मतलब जो देखो एग्रीमेंट करना होगा, सबसे पहले आप आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर रहे हो, उससे पहले एक एग्रीमेंट रखना होगा कि आर्बिट्रेटर जो है वो जो अवार्ड सुनाएगा, किस प्रकार से अवार्ड सुनाएगा, वो आपके ऊपर रहेगा। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि ऑरली नहीं होना चाहिए, मुंह जबानी नहीं होना चाहिए, उसमें आपको लिखित होना होगा, एक एग्रीमेंट होना होगा। उस एग्रीमेंट में अगर लिखा है कि भैया अवार्ड का रीज़न क्या है, वो अगर नहीं लिखे तब भी चलेगा, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी हो सकता है। When parties settle the dispute, an arbitral tribunal has recorded settlement in the form of an arbitral award on agreed terms. ये agreed terms है,
The award should be dated. The arbitral tribunal may include in the sum of which award is made. The arbitral tribunal may include in the sum of which award is made cost of arbitration, मतलब fees of an arbitrator. फिर after the award is made, a signed copy should be delivered to each party. ठीक है, चलो. What is the difference between arbitral institution and arbitral tribunal? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? Arbitral institution means an arbitral institution designed by Supreme Court or a High Court under this Act. And arbitral tribunal means a sole arbitrator or a panel of arbitrators. समझ में आ रहा है? Arbitral tribunal में याद रखना एक बंदा भी आता है और 3 बंदे भी आते हैं. समझ में आ रहा है? और panel of arbitrators. अच्छा. Okay. Define the term arbitrator. Define the term arbitrator. ये अरे रिपीट हो रहा है. ये छोड़ दो. फिर एक्सप्लेन द इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन. ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जामिनेशन बहुत बार पूछा गया है. इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन मीन्स एन आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, कंसिडर्ड एज कॉमर्शियल अंडर द लॉ under the law in foreign India and where at least one of the party is, समझो इंटरनेशनल क्या बोल रहा है. इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन मीन्स आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट, ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, कंसिडर्ड एज कमर्शियल अंडर द लॉ इन इंडिया एंड वेयर एटलीस्ट वन पार्टी इज, एक बंदा तो इंडिया का होगा और दूसरा बंदा कहीं और का. एन इंडिविजुअल हु इज अ national or habitual resident in any other country other than India, obviously, right? A body corporate which is incorporated in any country other than India. An association or a body of individuals whose central government control is exercised in any country other than India, the government of a foreign country. चलो, तभी ना जाके इंटरनेशनल मैटर बनेगा, वरना तो भैया देसी लोकल मैटर हो जाएगा, है ना. चलो, एक्सप्लेन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में क्या क्या आता है? Arbitration agreement has been defined to mean an agreement by which the parties to submit to arbitration all or certain dispute which has arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. An arbitral agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement. तो जब किसी बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब आर्बिट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट या तो आप पंच कर दो उसके साथ या सेपरेट आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट लेकर आओ. क्योंकि देखो आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट क्यों चाहिए होता है कि बाई चांस फ्यूचर में अगर डिस्प्यूट हो गया तुम्हारे और हमारे बीच में, तो भैया कोई तो रहना चाहिए जो कि सोल्यूशन दे दे. अब मेरे को कोर्ट नहीं जाना है, बहुत साल लग जाते हैं कोर्ट में, ठीक है. तो इसके लिए अच्छा, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट साइन बाय द पार्टीज एंड एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस इन विच एक्सरसाइज द एग्रीमेंट इज एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड नॉट डिनाइड बाय द अदर. मतलब ऐसा है कि एक बंदा जो है वो एलिज कर रहा है, दूसरा डिनाई भी नहीं कर रहा है कि हाँ ठीक है तुम ये कह रहे हो मैं ये कर रहा हूँ. दोनों पार्टी ऑपोजिट में. ऐसा नहीं कि दोनों पार्टी जो है ना दोनों पार्टी एक साथ है. ऐसा नहीं कि दोनों पार्टी जो है वो एक ही सहमत है. अगर दोनों पार्टी सहमत है तो मेरे को आर्बिट्रेशन का ज़रूरत ही क्यों था, है ना. चलो उसके बाद एक्सप्लेन व्हेन कैन पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन अप्लाई फॉर इंटरिम मेजर्स ऑफ द कोर्ट. मतलब कब आप इंटरिम मेजर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. A party may before or during arbitral proceeding or at any time after making the arbitral award but before it's enforced apply to court. मतलब याद रखना, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है हमारे नॉर्मल लेक्चर के वीडियोस में कि जब आर्बिट्रेशन चल रहा हो तब या तो देखो एनी टाइम आफ्टर मेकिंग द आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है, मतलब बिफोर, ड्यूरिंग या तो बाद में. बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर आर्बिट्रल अवार्ड डिक्लेयर करने के बाद भी आप इंटरिम ऑर्डर मांग सकते हो. लेकिन एक चीज़ का रिक्वायरमेंट है, डिक्लेयर तो कर दिया अवार्ड लेकिन अनफोर्स्ड नहीं होना चाहिए. मतलब वो अवार्ड के ऊपर जो है काम चालू नहीं होना चाहिए. अगर काम चालू हो गया तो आप इंटरिम ऑर्डर नहीं, इंटरिम रिलीफ जो है मेजर्स जो है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑल्सो, बट मेक श्योर आफ्टर जब लिख रहे हो ना सिर्फ आफ्टर लिख के आज मत जाना. यहाँ पे लिखना है बट बिफोर इट इज एनफोर्स्ड, वरना गलत हो जाएगा आंसर. पार्टीज कैन अप्लाई फॉर इंटरिम ऑर्डर टू कोर्ट बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर मेकिंग एन आर्बिट्रल अवार्ड. लेकिन ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बट बिफोर इट इज़ एनफोर्स्ड. अच्छा, किस चीज़ के लिए? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्जियन फॉर अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग. अगर ये सारे हैं ऐसे माइनर वाइनर है तो उनके लिए तो भैया गार्जियन चाहिए होगा. Preservation, interim custody or sale of any good. Detention,
प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और थिंग्स विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट, इंटरियम इंजंक्शन चाहिए, इंटरियम रिलीफ चाहिए, सच अदर इंटरियम मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू जस्ट एंड कन्वीनियंट। ठीक है, जो इंटरियम मेजर्स जो कि कोर्ट को सही लगे। तो पहला इंटरियम मेजर ऐसा था कि मेरे को कोई गार्जियन चाहिए, दूसरा है कि कस्टडी चाहिए गुड्स का, तीसरा है डिटेंशन इंस्पेक्शन चाहिए, है ना, कोई सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी का, मतलब सब्जेक्ट मैटर जो है केस का उसका, फिर है इंटरियम इंजंक्शन चाहिए, इंजंक्शन मतलब रिलीफ, इंटरियम रिलीफ चाहिए आपको, फिर है इंटरियम मेजर्स प्रोटेक्शन एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू बी एनी, मतलब कोई दूसरा चीज भी जो कोर्ट को सही लगे। ठीक है, हाउ मेनी आर्बिट्रेटर्स कैन बी अपॉइंटेड, इस बात का ध्यान रखना, एनी नंबर ऑफ ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए, मतलब 2 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, आप कह सकते हो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस प्रकार से हो ही सकता है। चलो 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 सर, बहुत समझ गया, बवाल एकदम। उसके बाद है एंड इन केस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देयर शैल बी वन सोल आर्बिट्रेटर, देयर शैल बी वन सोल आर्बिट्रेटर, मतलब अगर आप ट्रिब्यूनल बना रहे हो, आप ट्रिब्यूनल बना रहे हो तो भैया एक तो सोल आर्बिट्रेटर रखना ज़रूरी है। चलो ठीक है। हाउ कैन एन आर्बिट्रेटर बी अपॉइंटेड, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अ पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी मे बी एन आर्बिट्रेटर अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज, parties are free to agree on procedure for appointing the arbitrator or arbitrators, parties decide करेंगे कैसे होंगे arbitrator arbitrators। arbitration with 3 arbitrators, each party shall appoint 1 arbitrator and the 2 appointed arbitrators shall appoint the 3rd arbitrator who shall act as a preceding arbitrator। ठीक है ना, मतलब एक पार्टी एक आर्बिट्रेटर लाएगा, दूसरा पार्टी दूसरा आर्बिट्रेटर लाएगा और दोनों मिलके एक तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे जो कि प्रिसीडिंग आर्बिट्रेटर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा। Arbitration is a form of alternative dispute resolution। अबे मैंने पूछा थोड़ी ना है तेरे से, outside the judicial courts। अरे सीरी बंद हो जा। Should I keep going? नो थैंक यू। अच्छा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कभी कभी सीरी जो है अपने आप जोश में आ जाता है। अच्छा, द सुप्रीम कोर्ट एंड देखो फटाफट, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट शैल हैव द पावर टू डेजिग्नेट एन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम विच हैज़ बीन ग्रेडेड बाय द काउंसिल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? पावर टू डेजिग्नेट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, ग्रेडेड बाय द काउंसिल, ये तो मैंने आपको समझा दिया है उस वीडियो में। द हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन वेयर नो ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस आर अवेलेबल, देन चीफ जस्टिस of the concerned high court may maintain a panel of arbitrators for discharging the function and duties of the arbitral institution. A party fails to appoint an arbitrator within 30 days from the receipt of request to do so from the another party। मैं फिर से बता रहा हूँ, वो वीडियो बिना देख के अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा कंसेप्चुअल चीज़ है और यहाँ पे सिर्फ आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा है। ठीक है ना, किस प्रकार से अपॉइंट करना है तो ये तो रूल्स में लिखा होगा, तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देख कर आए। The 2 appointed arbitrator fails to agree on the 3rd arbitrator within 30 days from the date of their appointment. The appointment shall be made on an application of the party by the arbitral institution designated by the Supreme Court in case of international commercial arbitration or by the High Court in case of arbitral other than international commercial arbitration। अगर international commercial arbitration है तो Supreme Court, दूसरा other than that है तो High Court। तो ये मैंने समझा रखा है उस वीडियो में, एक बार देख लेना है। अच्छा सुनो, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देखना है इस चीज़ को। ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर बाय एन पार्टी। एन आर्बिट्रेटर मे बी चैलेंज्ड ओनली इफ नंबर ए में क्या है बोले, circumstances exist that gives rise to justifiable doubt as to his independence और impartiality। मेरे को लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक तरफा है, तो तब he does not possess the qualification agreed to by the parties। मेरे को एक लॉयर चाहिए था एज एन आर्बिट्रेटर, लेकिन बंदा तो प्लम्बर निकला, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर पार्टीज हु आर with the intention to challenge the appointment of an arbitrator shall within 15 days। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि भैया कौन से सर्कमस्टेंसेस है। फिर आपको करना क्या है ये तो बताओ, करना क्या है? 15 दिन के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस शैल सेंड अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ ऑल द रीजंस चैलेंजिंग टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। द ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड
whether the challenge is valid or not, and if required shall terminate the mandate of the arbitrator and shall be substituted by another arbitrator. The tribunal shall decide whether the challenge is valid or not. तो tribunal decide करेगा challenge valid है कि नहीं है. Termination of a mandate and substitution of an arbitrator. Where देखो cases where arbitrator's mandate is terminated and substituted, where he withdraws from office for any reason by pursuant to agreement of the parties. अच्छा, interim measures ordered by the arbitral tribunal. Interim measures ये मैंने आपको समझा दिया था ऊपर में नहीं सॉरी उस वीडियो में. For the appointment of guardian of a minor, interim measures protecting in respect of any of the following matters. Prevention ये सेम चीज़ है, ये आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, सेम चीज़ है. आर्बिट्रेशन का जगह क्या होना चाहिए? एज पर एग्रीमेंट होगा. इन केस नो एग्रीमेंट देन द प्लेस डिटरमाइंड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. अगर आप चाहते हो कि आर्बिट्रेशन लॉस वेगस में हो तो वहाँ पर भी हो सकता है. अगर आप चाहते हो कि यार पार्क स्ट्रीट में हो तो पार्क स्ट्रीट में भी हो सकता है, सस्ता लॉस वेगस. अच्छा, लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन. लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन में बताओ क्या है? As agreed by both the parties, in case of failure, choose by a language of the tribunal shall decide the language of the arbitral proceeding. तो लैंग्वेज क्या होना चाहिए? मराठी में होगा, बंगाली में होगा, गुजराती में होगा, किस चीज़ में होगा लैंग्वेज? कौन से लैंग्वेज में? हिंदी में होगा. वो अपने पार्टीज डिसाइड कर लेंगे. एग्रीमेंट में जो लिखा होगा उस प्रकार से होगा. लेकिन अगर पकड़ लो एग्रीमेंट में लैंग्वेज के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है तो भैया वो अपना ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा. ठीक है. एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, हाँ जी अलाउड है. मेरे को अगर एक्सपर्ट चाहिए तो मैं एक्सपर्ट को अपॉइंट करूँगा. मैं कौन हूँ? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. अच्छा, कोर्ट असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस. अगर मेरे को कोर्ट का असिस्टेंस चाहिए तो क्या वो पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है. अच्छा, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और एनी पार्टी विद द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल arbitral tribunal may appoint the court for assisting in taking evidence. ठीक है. The application shall specify the names, address of the parties and arbitrator, the general nature of the claim of the relief sought, the name and address of any person to be heard as a witness, expert witness, the description of any document to be produced or property to be inspected. तो अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगे कि मेरे को कोर्ट का ज़रूरत है, यहाँ पे मैटर थोड़ा बहुत गंभीर है, तो वो कोर्ट का असिस्टेंस भी ले सकता है. टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड. एक है 29A, एक है 29B. इस बात का ध्यान रखना है. 29A में लिखा है कि द अवार्ड शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्लीडिंग्स. और 29B में लिखा है द पार्टीज टू एन आर्बिट्रल एग्रीमेंट मे बी ऑफ एनी स्टेज ईदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एग्री इन राइटिंग हैव देयर डिस्प्यूट रिजॉल्व बाय फास्ट ट्रैक प्रोसीजर. द अवार्ड अंडर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर शैल बी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months. तो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर एक होता है नॉर्मल प्रोसीजर 12 एंड फास्ट ट्रैक इज 6 months. ठीक है, ठीक है सर. फास्ट ट्रैक प्रोसीजर क्या है ये एक बार रीड कर लेना है. ठीक है, रीड कर लेना फास्ट ट्रैक प्रोसीजर. ऐसा मतलब कुछ है नहीं. ठीक है, फटाफट हो जाता है इसका डिस्प्यूट और इसका रेजोल्यूशन. एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट. चलो. द पार्टीज टू एन आर्बिट्रल एग्रीमेंट मे एट एनी स्टेज ईदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एग्रीज इन राइटिंग टू हैव देयर डिस्प्यूट रिजॉल्व बाय फास्ट ट्रैक प्रोसीजर. The arbitral tribunal shall decide the dispute on the basis of written pleadings, documents and submissions filed by the parties without any oral hearing. The arbitral tribunal shall have power to call for any further information clarification from the parties in addition and pleadings and documents filed by them. The oral hearing may be held only if all the parties make a request of its arbitral tribunal considers it's necessary to have oral hearing for clarification certain matters. ठीक है, तो oral hearing भी होता है अपने फर्स्ट ट्रैक प्रोसीजर में. The arbitral tribunal may dispense with any technical formalities if an oral hearing is held and adopt such procedures and deem appropriate for expeditious disposal of the case. ठीक है, तो ये फास्ट ट्रैक प्रोसीजर बहुत सिंपल है. एक बार रीड कर लेना है, फिर आपको पढ़ना है यहाँ से. अच्छा, करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये. क्या करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन के लिए आप बोल सकते हो कि मतलब आप बोलो कि सर मैंने CS एग्जाम स्कॉट का वीडियो नहीं देखा है सर. आप अपने आर्बिट्रेटर को कह रहे हो सर मैंने CS एग्जाम स्कॉट का इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट नहीं देखा है सर, मेरे को इंटरप्रेट करना नहीं आता है सर, तो आप क्या कृपया करके इंटरप्रेट कर देंगे हमारे लिए. तो वो या तो करेक्शन के लिए सर मेरे को लगता है कि आपको 10,000 लिखना था, आपने 10 करोड़ लिख दिया सर, यहाँ पे एक बार मिस्टेक है सर, एक बार सर सही कर दीजिए ये वाला चीज़. ठीक है. विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड, जिस दिन अवार्ड मिला आपको उससे 30 दिन के अंदर अंदर आप कह सकते हो ये चीज़. अ पार्टी में रिक्वेस्ट फॉर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू करेक्ट एनी क्लेरिकल और टाइपोग्राफिकल एरर्स. दूसरा है पार्टी विद नोटिस टू द अदर पार्टी में रिक्वेस्ट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू गिव एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्पेसिफिक पॉइंट और पार्ट ऑफ द अवार्ड. ठीक है. It shall make the correction or give the interpretation within 30 days. The arbitral tribunal may correct any error on its own within 30 days from the date of arbitral award. अच्छा, इस बात का ध्यान रखना है कि या तो
आप अप्लाई करोगे कि मेरे को एक बार बता दीजिए कृपया करके, इंटरप्रिटेशन नहीं आता है मेरे को, या फिर आप ऐसे मतलब आर्बिट्रेटर खुद अपने आप से भी आपको बोल सकते हैं कि ठीक है सुनो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। अच्छा, अवार्ड को कब हम लोग सेट असाइड कर देंगे, साइड में हटा देंगे। स्टेट्स दैट एन आर्बिट्रल अवार्ड में बी सेट असाइड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, बोले कि ये अवार्ड सही नहीं है। क्यों, कब, कैसे हुआ। अ पार्टी वॉज अंडर सम इनकैपेसिटी, arbitral agreement is not valid, party making the application was not given proper notice, ठीक है, of the appointment of an arbitrator or the arbitral proceeding, मतलब जो सेकंड पार्टी है ना उसको पता ही नहीं है आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहा है, उसको नोटिस वोटिस कुछ नहीं किया। द आर्बिट्रल अवार्ड डील्स विद द डिस्प्यूट नॉट कंटेम्पलेटेड बाय और फॉलोइंग विद इन द टर्म्स ऑफ द सबमिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन, मतलब ऐसा है कि ऐसा डिस्प्यूट है जो कि सॉल्व ही नहीं हो सकता, मतलब क्रिमिनल डिस्प्यूट, ये क्रिमिनल डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व नहीं हो सकता। मर्डर करके आर्बिट्रेशन कर लोगे क्या, नहीं, मर्डर करके आर्बिट्रेशन नहीं, सीधा फांसी, मतलब कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर देखो फिर क्या बताया, द कॉम्पोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और द आर्बिट्रल प्रोसीजर वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इज नॉट कैपेबल ऑफ द सेटलमेंट बाय द आर्बिट्रेशन, द आर्बिट्रल अवार्ड इज इन कन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इन सारे सिचुएशंस में चलो ईजी है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये कॉम्पोजिशन है ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया, चेयरमैन बैठेगा, मेंबर बैठेगा, मेंबर बैठेगा, मेंबर बैठेगा, मेंबर बैठेगा, मेंबर बैठेगा, मेंबर बैठेगा। अब कौन कौन है एक बार रीड कर लेना है, इसको मैं ज़्यादा स्पेसिफिक स्ट्रेस नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्साइलेशन फटाफट कर लेंगे, ठीक है। कॉन्साइलेशन बहुत ईजी सा चीज़ है, कॉन्साइलेशन मतलब बड़ा चीज़ नहीं। कॉन्साइलेशन का मतलब क्या होता है, मतलब डिस्प्यूट सेटल कर देना सर, डिस्प्यूट जो है ना सेटल कर देना। नॉर्मली ये डिस्प्यूट सेटल होता है घर के बड़े से, घर का कोई बड़ा बंदा बंदी आके सेटलमेंट करवा देता है, कॉन्साइलेशन, ठीक है, नेगोशिएट कर देता है, ठीक है। अच्छा, कॉन्साइलेशन जो होगा ना वो रिटन होगा, ऐसा नहीं हो कि मतलब ऐसे मुँह जबानी कुछ नहीं होता है। By signing of the settlement agreement by the parties on the date of the agreement, by writing declaration of the conciliator, writing declaration of the parties, by written declaration of a party to the other party and the conciliator, ठीक है। ADR तो पढ़ लिया हम लोग, alternate dispute resolution, ठीक है। मतलब जैसे कि arbitration, mediation, conciliation, negotiation, etc. The ADR processes मतलब यही है ADR. There is a growing awareness that courts will not be in position to bear the entire burden of the justice system. A very large number of disputes lend themselves to resolution by alternative modes. यही है alternative modes, कौन से arbitration, mediation, conciliation, negotiation, etc. ठीक है। ADR works in almost all dispute including commercial, civil, labor and family dispute. Family dispute में conciliation समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ बवाल। कॉन्साइलेशन का ये ही नोट्स है एंड आर्बिट्रेशन का यही नोट्स है, ये पढ़ लो। दैट इज़ मोर देन इनफ। सिर्फ एक चीज़ याद रखना, वो जो वीडियो मैंने आपको लिंक कर रखा है उसको एक बार पढ़ लेना है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हैं, फटाफट जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है फटाफट देख लेते हैं, चलो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्या बताइए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बवाल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है भैया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रोविजंस कंटेन्ड ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये एक बेसिक चीज़ है, एक बार जान लेंगे हम लोग, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अ ब्रॉड सेंस connotes that the technology which is connected with information. Of course, the IT Act 2000 has been substantially amended through the IT Act 2008, ठीक है, which was passed by the Indian Parliament on 24th December 2008 and received the presidential assent on 5th February 2009. The Amendment Act came into force on 27th October 2009, ठीक है। चलो, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्कोप क्या है, देखो, इट प्रोवाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है, फिर से मैं बता रहा हूँ। इट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज and other means of electronic communication, usually referred to as electronic commerce. It facilitates the electronic filing of documents with the government agencies. It amends the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act, the Bankers Book Evidence Act, the Reserve Bank of India Act, so as to bring the electronic documentation within preview of the respective enactment. तो ये एक बार पढ़ लेना है आपको। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजेक्शन जो कि विच शैल नॉट अप्लाई, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इन सारे डॉक्यूमेंट्स को नहीं रख सकते। पहला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, अ ट्रस्ट, ठीक है, अ ट्रस्ट। फिर आता है वेयर इज इट ट्रस्ट, अ विल, हाँ जी, अ ट्रस्ट, अ विल, एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कन्वेंस और इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो, फिर है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अंडर आईटी एक्ट। देखो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स
डाटा रिकॉर्डेड और डाटा जनरेटेड, इमेज और साउंड स्टोर्ड, रिसीव्ड और सेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश है। तो ब्रॉडली द ऑरिजिनेटर इज द पर्सन एट हुज इंस्टेंस इट वॉज सेंट इन द फॉलोइंग केसेस। इफ इट वॉज सन बाय द originator himself, or if it was sent by a person authorized to act on behalf of the originator in respect of the electronic record, if it was sent by information system programmed on behalf of the originator to operate automatically। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का सिग्निफिकेंस, को पढ़ लेना है एक बार। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस खुद से करना है, मैं नहीं करवाने वाला डेफिनेशंस, कुछ करवा दो सर। अच्छा, एक्सेस का मतलब क्या हो, किसी के कंप्यूटर के अंदर एक्सेस मिल जाना, ठीक है, ओके। फिर सर बताइए एड्रेसी मतलब, हाँ जी, एड्रेसी मतलब वो बंदा, देखो दो बंदे होते हैं, एक एड्रेसी, दूसरा ऑरिजिनेटर जो इन्फॉर्मेशन जो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, ठीक है। या फिर मैंने किसी को एम्प्लॉय किया कि तू बना, मैं तेरे को पैसा दूंगा, तो मैं ही ऑरिजिनेटर हूँ वैसे। तो ऑरिजिनेटर जिसके लिए बनाता है, इंटेंट करके बनाता है, वो है एड्रेसी, ठीक है, जिसको मैं भेजने के लिए मैं बना रहा हूँ। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, ये एक सिक्योर की पेयर होता है, हमेशा याद रखना। एक प्राइवेट की होता है फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की होता है टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। अच्छा, फिर है ये, एक बार यहाँ से कर लेना ये सारा चीज़, ओके। हाँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। As per the IT Act 2000, electronic form which refers to information means any information generated, sent, received or stored in media, magnetic, optical, computer memory, microfilm, microfiche, computer generated microfiche or similar devices. On the other hand, electronic record मतलब data recorded or data generated, image or sound stored, received or sent in electronic form or microfiche or similar devices. ये है electronic record और वो है electronic form। अच्छा, ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आया है। Briefly explain section 14 and section 15 of IT Act 2000 on secure electronic records। ठीक है, तो यहाँ पे बताएं कि according to section 14 of the Information Technology Act 2000, the central government is required by the act to prescribe the security procedure for electronic record having regard of the commercial circumstances prevailing at the time when the procedure is used according to section 16। अच्छा, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना वो रिक्वायर, देखो उनको कुछ रूल सेट करने होंगे, ग्राउंड रूल सेट करने होंगे, क्योंकि भैया कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो रहे हैं, तो वो क्या गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करते? हाँ, रेगुलेट करते हैं। तो इसी के बारे में लिखा है, व्हेन द प्रोसीजर हैज़ बीन अप्लाई टू एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एट द स्पेसिफिक टाइम, देन सच रिकॉर्ड इज डीम्ड टू बी ए सिक्योर रिकॉर्ड फ्रॉम सच पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। And electronic signature shall be deemed to be secure electronic signature if the signature creation data। अच्छा, ये क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक सेपरेटली भी पूछा जाता है कि कब हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो सिक्योर्ड है। तो द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा एट द टाइम ऑफ एफेक्सिंग द सिग्नेचर वाज अंडर दिस एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द सिग्नेटरी, नो अदर पर्सन, एंड सिग्नेचर क्रिएशन डाटा वाज स्टोर्ड एंड एफिक्स्ड इन सच एक्सक्लूसिव मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इन सारे सिचुएशंस में discuss the liability of the corporate body for data protection under the Information Technology Act। बोले where a corporate body possesses dealing or handling any sensitive personal data or information in a computer resource which owns or controls or operates is negligent in implementing and maintaining the reasonable security practices and procedures and thereby causes wrongful loss or wrongful gain of any person, such a body corporate shall be liable to pay damages by way of compensation to the पर्सन सो अफेक्टेड। समझ में आ रहा है? मतलब कोई ऐसा है कि आपने सिक्योर तरीके से रखा है आपका डेटा वगैरह, ठीक है, वो लीक हो जाए, और किसकी वजह से लीक हुआ? वही डेटा सिक्योर कंपनी की वजह से ही लीक हुआ, जहाँ पे आपने अपना डेटा जो है वो स्टोर करके रखा है, तो वो डेटा कंपनी जो है वही लायबल रहेगा। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में इसलिए लिख के रखा है सो दैट एग्जामिनेशन में किस प्रकार से पूछा जाता है आपको पता लग जाए, और ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहा है आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, तो टेंशन ना लेना। अच्छा, देखो क्वेश्चन सुनो अच्छे से, दो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। इफ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली डज एनी एक्ट अंडर सेक्शन 43 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर और एनी पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, ही शैल बी पनिश्ड विथ व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। पहली बात, ठीक है। इन ब्रीफ डिस्कस द ऑफेंस लिस्टेड इन द IT एक्ट रिलेटिंग टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क। मतलब कंप्यूटर रिलेटेड अगर ऑफेंस कर रहे हो तो पनिशमेंट क्या रहेगा? तो पनिशमेंट ऐसा रहेगा कि देखो
3 साल तक का। देखो, इफ एनी पर्सन डिसऑनरली फ्रॉडुलेंटली डज एनी एक्ट रेफर टू सेक्शन 43 ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख और विद बोथ। 3 साल का फाइन, 5 लाख बोथ। अच्छा, कौन से ऐसे ऑफेंसेस जिसको हम लोग ऑफेंस मान रहे हैं इस एक्ट में, तो ये सारे ऑफेंसेस है, एक बार पढ़ लेना है आपको ये सारे ऑफेंसेस। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, साइबर टेररिज्म, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, पोर्नोग्राफी वगैरह, फिर चिल्ड्रंस जो कि इन्वॉल्व है इन सेक्सुअली पोर्नोग्राफी वगैरह उसमें, ठीक है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। तो अगर बच्चों को इंक्लूड करो, चिल्ड्रंस को, तो दैट इज़ ऑल्सो अ क्राइम, राइट, तो वो भी। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, ये सारे। अच्छा, एक बार रीड कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे होगा एपीलेट ट्रिब्यूनल। देखो क्या है, The appellate tribunal for the purpose of this act and the said appellate tribunal shall exercise the jurisdiction, power and authority conferred on it by the act. The central government shall specify by notification the matters and places in relation to which the appellate tribunal may exercise jurisdiction. Central government बोलेगा तू appellate tribunal है, तेरा ये एरिया रहेगा jurisdiction का। In the same chapter there are provisions regarding the compounding of offences and recovery of penalties. Obviously, any person aggrieved by an order of controller of certifying authorities or the adjudicator can appeal to the appellate tribunal within 45 days. ठीक है, अगर आप कंट्रोलर ऑफ सर्टिफिंग CCA जो है उनसे अगर आप खफा हो तो आपको 45 डेज के अंदर अंदर एपीलेट ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना होगा। एनी पर्सन एग्रीव बाय एनी डिसीजन ऑफ द 80 appellate tribunal may apply to high court within 60 days and jurisdiction of civil courts is barred in respect of any matters which is addressed. Okay, इतना समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 45 डेज एंड 60 डेज, 45 डेज एंड 60 डेज, ठीक है, कब कब आपको एपीलेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना सेक्शन 43 है क्या? ये सेक्शन 43 के तहत तो भैया हम लोग जो है पनिशमेंट दे देंगे 3 साल 5 लाख, लेकिन है क्या? तो ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है, एक बार देख लेना है, इसको रीड कर लेना है। टैम्परिंग वगैरह, टैम्पर करना, स्टील करना, डिस्ट्रॉय करना, कॉन्ट्रावेंस करना, कंप्यूटर कंटेनिंग और कंप्यूटर वायरस घुसा देना, डिस्ट्रॉय, डिलेड, ऑल्टर कर देना, ठीक है, फिर डैमेज कॉज टू बी डैमेज, कॉजेज टू बी डैमेज, डैमेज और कॉजेज टू बी डैमेज, फिर डिस्टर्ब करना, ये सारा चीज़। लाइबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, ये मैं एक बार आपको नॉर्मली समझा देता हूँ। देखो, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का कभी भी लायबल नहीं रहता, क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहे हैं नेटवर्क, इंटरनेट तुमको प्रोवाइड कर रहा है। अब उससे तुम क्या कुकर्म कर रहे हो, वो तो नेटवर्क लाइबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर का कोई हाथ नहीं रहता है उसमें, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज़ अगर आप प्रूफ कर दे कि हाँ जी मैंने जो कार्य किया उसमें नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर भी इन्वॉल्व थे, तो तब जाके नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर भी जो है शक के दायरे में आ जाएंगे और उनके ऊपर भी पेनल्टी वगैरह, फाइन वगैरह लग जाएगा, ठीक है, केस चलेगा। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जियो जो है अंबानी से आपका बात हुआ था, तो तब तक अंबानी को कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ चुका है? इतना ही आपको याद रखना है, एक बार रीड कर लेना इसको, ठीक है। इससे हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 5 मार्क अगर पूछा तो पूछा, 5 मार्क जैसे ही पूछेगा कौन से टर्म में पूछा गया है, 2018, 2019, ये मैंने लिख कर रखा है यहाँ पे, एक बार देख लेना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के टुवर्ड्स जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट के टुवर्ड्स जाएंगे। क्या बताइए? रजिस्ट्रेशन एक्ट के टुवर्ड्स जाएंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है रजिस्ट्रेशन एक्ट। ओके, चैप्टर 15 ये है अपना, क्या बताइए? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन, देखो रजिस्ट्रेशन मतलब होता है जब तक कि ना कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो जाए विद द गवर्नमेंट, तब तक भैया आप नहीं कह सकते कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है ना। जैसे कि आपका घर का पेपर ये रजिस्टर्ड है ना, आपका कार रजिस्टर्ड है ना, आपका बाइक रजिस्टर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वही रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा दरकार है, डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, नॉन मैंडेटरी वो भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही है। फिर है अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब विच पर्पस और ऑपरेट टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश वेदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट वेदर वेस्टेड और कंटिजेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज और एंड अपवर्ड। पर्पस और ऑपरेट टू क्रिएट मतलब ऐसा दिखाता है कि वो क्रिएट करेगा किसी भी प्रकार का, वो क्रिएट करेगा, डिक्लेयर करेगा, असाइन करेगा, लिमिट करेगा, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, और एक्सटिंग्विश करेगा विच इज़ प्रेजेंट इन फ्यूचर और इन फ्यूचर एनी राइट,
राइट देगा, टाइटल देगा, ठीक है। देखो ना, सुनना अच्छे से, पर देखो, क्रिएट करेगा राइट, डिक्लेयर करेगा राइट, असाइन करेगा राइट, लिमिट करेगा राइट, एक्सटिंग्विश करेगा राइट, इस प्रकार से समझो। क्रिएट करेगा टाइटल, डिक्लेयर करेगा टाइटल, एक्सटिंग्विश करेगा टाइटल, लिमिट करेगा टाइटल, असाइन करेगा टाइटल, इस प्रकार से, ठीक है। जिसका वैल्यू होगा ना, ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिसका वैल्यू 100 से ज़्यादा हो, उनका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोई भी चीज़ आप सामान खरीद रहे हो आप, ठीक है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, ये है अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। ये है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स विच एक्नॉलेजेस रिसीट, पेमेंट of any consideration on account of creation, declaration, assignment, limitation or extension of any such right, title or interest। फिर है लीज ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल। तो इसमें आ जाता है आपका इफ़ इट इज़ फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है, इफ़ इट इज़ फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, इफ़ इट रिजर्व्स अ ईयरली रेंट, तो उसमें, ठीक है, ईयर टू ईयर अगर है लीज तो रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है लीज का भी। कोई भी ऐसा डिक्री ऑर्डर पास किया गया हो बाय दी कोर्ट, ठीक है, जिसका वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा हो, ठीक है, इन इमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। समझ में आ चुका है सर? तो मोटा मोटा समझे तो क्या सर, देखो मोटा मोटा समझे तो निंजा टेक्निक में यहाँ पे आ जाओ। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वैल्यू 100 रुपीज़ और मोर, कॉन्सिडरेशन ऑन नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अगर आपका कॉन्सिडरेशन लग रहा है, पैसा लग रहा है। लीज, ट्रांसफर ऑफ डिक्री, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वैल्यू मोर देन 100 रुपीज़, सेक्शन 53A ऑफ टोपा। टोपा मतलब टोपा मतलब बताओ, सेक्शन 53 ऑफ टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है। इसमें तो इन सारे केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अच्छा, जिनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है वो आप बता दो फटाफट। देखो, शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक, डिवेंचर्स, फिर है ट्रांसफर ऑफ एनी डिवेंचर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखो, इन डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब तक कि ना वो 100 रुपये के से ज़्यादा हो तब तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं। एनी ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मे बी मेड बाय रिजर्व ऑफिसर और एनी ऑर्डर ग्रांटिंग अ लोन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी ग्रांटेड अंडर द लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट 1871 और द लैंड इंप्रूवमेंट लोन्स एक्ट 1883, एनी ऑर्डर ग्रांटिंग लोन और मेड अंडर द एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट, ठीक है। तो ये तो इनको एक बार याद रखना, इनका रजिस्ट्रेशन दरकार नहीं है। अच्छा, जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, देखो, इंस्ट्रूमेंट्स लेस देन वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़, ऑप्शनल है, करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर ये कॉन्सिडरेशन का तो हम लोगों ने देखा है, इंस्ट्रूमेंट्स एक्नॉलेजिंग द रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कॉन्सिडरेशन, ये तो देखा है हम लोगों ने। लीज, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर का, 1 ईयर के नीचे का लीज है तो आपका ऑप्शनल है, आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। लेकिन 1 साल से ऊपर है, 1 साल तक का है तब आपको करवाना होगा। ट्रांसफरिंग असाइनिंग इन डिग्री ऑर्डर, वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़, इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर्ड। अच्छा, तो इतना आपको याद रखना है, ये सारे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो 3 कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा। पहला कैटेगरी है मैंडेटरी, दूसरा है नॉन मैंडेटरी, तीसरा है ऑप्शन। समझ में आया क्या? बोलना, समझ में आया क्या? व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन? टाइम लिमिट बताओ। जो कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया अगर हो तो, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया अगर हो तो, और डॉक्यूमेंट अदर देन विल हो तो इन 3 केसेस में देखेंगे हम लोग। पहला है भैया, अगर एग्जीक्यूट किया गया हो वो डॉक्यूमेंट इंडिया में विद इन 4 मंथ्स ऑफ द एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर कोई अर्जेंट नेसेसिटी हो जाए तो 8 मंथ का आपको दे देगा, लेकिन उसमें हायर फीस लगेगा, ठीक है। 8 महीने के अंदर आप कर सकते हो, लेकिन उसमें हायर फीस लगेगा। नॉर्मली 4 मंथ्स। फिर 4 मंथ्स अगर डॉक्यूमेंट आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूशन हुआ है ना, सुनना, डॉक्यूमेंट आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन इंडिया में हम लोग रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएंगे सर? देखो, मैंने ये सारा लेक्चर्स में पूरा कंप्लीटली समझा रखा है। ये चीज़ ऐसा है कि वो डॉक्यूमेंट जो कि बाहर में एग्जीक्यूट हुआ है ना, वो उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो कि इंडिया में प्रेजेंट है भाई मेरे। तो वो डॉक्यूमेंट जब इंडिया में आ जाएगा उसके 4 दिन के अंदर 4 महीने के अंदर यू हैव टू रजिस्टर। डॉक्यूमेंट अदर देन विल मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद इन 4 मंथ्स। डॉक्यूमेंट अदर देन विल मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 4 मंथ्स ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। अच्छा, अगर कोर्ट की वजह से डिले हो रहा है ना, सुना, इफ़ डिले इज ड्यू टू एक्ट ऑफ कोर्ट तो उसको डिसरिगार्ड कर देंगे। कौन सा केस है? राजकुमार वर्सेस तरप्पा। अच्छा, अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो सकता है?
हाँ जी, हाँ हो सकता है ये गुड प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन उसके लिए पेनल्टी आपको भरना होगा। अगर आप पेनल्टी भर रहे हो तो गुड प्रेजेंटेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, सेम चीज़ है, एक बार रीड कर लेना। ये चीज़ मैंने नोट्स बना के रखा है, एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं करूँगा, तो इसलिए प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, shall be presented for registration in the office or at a sub registrar within whose sub district the whole or some portion of the relevant servant नहीं relevant property lies। ठीक है, जो प्रॉपर्टी जहाँ पे है ना, सुना, प्रॉपर्टी जहाँ पे है उसका जो सब रजिस्टर, मतलब सब रजिस्टर, उसका सब रजिस्टर एट ऑफिस ऑफ सब रजिस्टर जिसके डिस्ट्रिक्ट में वो पूरा प्रॉपर्टी या फिर थोड़े पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी लाई कर रहा हो वो। एनी अदर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन ईदर इन द ऑफिस ऑफ द सब डिस्ट्रिक्ट और इन द ऑफिस ऑफ एनी अदर सब रजिस्टर अदर स्टेट गवर्नमेंट। चलो ठीक है, लेकिन ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर में है ये। तो आपको भैया आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो सब रजिस्ट्रार है वहीं पे जाके आपको करवाना होगा। आपका कौन सा, मतलब आपका प्रॉपर्टी जहाँ पे लाई कर रहा है ना, तो वहीं पे होगा आपका डिस्ट्रिक्ट। प्रेजेंटिंग विल, हु इज एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट विल एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। फिर है रजिस्ट्रेशन ऑफ विल एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट। टेस्टेटर और आफ्टर हिज डेथ एनी पर्सन क्लेमिंग एज एग्जीक्यूटर। टेस्टेटर कौन होता है मैं आपको समझाता हूँ। टेस्टेटर वो बंदा जिन्होंने अपना विल बनाया है वो, ठीक है। हु इज एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट विल एंड ऑथोराइज टू एडॉप्ट इट। रजिस्ट्रेशन ऑफ विल एंड अथॉरिटी टू एडॉप्ट। टेस्टेटर और द डोनर एनी अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट, इतना आपको याद रखना है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कब से ऑपरेटिव रहेगा, फ्रॉम द टाइम विच इट हैज़ बीन कमेंस टू ऑपरेट, ठीक है। इफ नो रजिस्ट्रेशन देयरफॉर हैड बीन रिक्वायर्ड और मेड एनी, अच्छा इतना याद रखो। डॉक्यूमेंट्स ऑपरेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, इस चीज़ का याद रखना। डॉक्यूमेंट्स जब एग्जीक्यूट कब से ऑपरेट करना लग जाएगा, जब से मतलब मैंने अपने घर खरीदा, मेरे को कब से ये मेरा घर है, जब जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उस दिन से आपका घर है वो, ठीक है, यही बात है। नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इफेक्ट करता है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को। कन्फर एनी पावर टू अडॉप्ट और बी रिसीव्ड एन एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, एविडेंस के तौर पे भी आप नहीं दिखा सकते। कैनॉट बी रिसीव्ड इन एविडेंस एज अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैनॉट बी यूज्ड इन एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स में भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है ना। कैसे आप बता दोगे ये आपका प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड ही नहीं है। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी रजिस्टर्ड may be received as evidence if of a contract in a suit for specific performance के समय हो सकता है। In a suit for specific performance an unauthorized document affecting immovable property may given in evidence, specific performance के समय। अपील कैसे करेंगे हम लोग, मतलब देखो how can an appeal be made to the registrar against the order of the sub registrar? Reasons for refusal to register to be recorded. An appeal shall lie against an order of the sub-registrar refusing to admit a document of registration 30 days from the date of the order of the registrar may receive the later search। मतलब आप गए रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार के पास, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि मेरे को मूड नहीं है तुम्हारा डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के लिए, तब आप अपील कर सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। किसके पास अपील करोगे, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के अंदर आता है ना सब रजिस्ट्रार, अच्छा। This does not apply where the refusal is on grounds of denial or execution. If the order of registration directs the documents to be registered and the documents is duly presented for registration within 30 days on making such order, no registering officer shall accept for registration a document so endorsed unless and until under the provisions herein after contained the document is directed to be registered. अच्छा, the sub-register shall obey the same and upon shall so far as may practicable follow the procedure prescribed. Such registration shall take effect as if the document had been registered within the first duly presented registration, ठीक है। तो अपील वगैरह चलेगा, फिर वो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार को ऑर्डर देगा कि भैया तू कर इसका रजिस्ट्रेशन, फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। और रजिस्ट्रेशन का डेट क्या रहेगा, जिस दिन आपने अप्लाई किया ना रजिस्ट्रेशन के लिए वही रहेगा रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। ये लास्ट है, ये है एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स बाय और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट पर लेना है। डॉक्यूमेंट्स इशूड received or attested by an officer engaged in making settlements or revision settlements of land revenue officer का document अगर हो which form part of the record of the such settlement. Documents and maps issued, documents which under any law for the time being in force are filed periodically जो हो रहा है revenue officer के पास in any revenue officer by पटवारीज और अदर ऑफिसर्स चार्ज बाई दी, मतलब जो पीरियोडिकल आपका डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है ना उनके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता क्योंकि वो पीरियोडिकल है। संदास, मीनास, title deeds and other documents purporting to be an evidence, grants or assignment by government of land or any other interest.
एक बार रीड कर लेना है, बस यही है। तो रजिस्ट्रेशन में से यही आप करो, दिस इज़ मोर देन इनफ। ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आराम से आपको नोट्स से कर लेना है रजिस्ट्रेशन का, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। और अगर रजिस्ट्रेशन का आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो मैं आपको बता दूं 5 मार्क का आएगा रजिस्ट्रेशन, जितना मैंने करवाया दैट इज़ मोर देन इनफ। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता भी दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, आज की वीडियो में यहीं तक हम लोग करते हैं और ज़्यादा हम लोग स्ट्रेच नहीं करेंगे वीडियो को, स्ट्रेच नहीं करेंगे वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के चैप्टर्स करेंगे। मैं बता दूं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम लोगों ने कर रखा है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बचा है ना, 1-2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बचे हैं, वो कर लेंगे हम लोग कल ही करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो कल के कल हम लोग GIGL कंप्लीट कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ बिग चैप्टर। तो इसको एक बार लाइक कर देना, लाइक ठोक देना जितना भी आपसे हो पाए, एंड शेयर कर देना इस वीडियो को, सो दैट मोर वीडियो आई कैन ब्रिंग इट आउट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।